ग्रेटनेस इतना क्यों सोचा जाता है? मुझे ग्रेट बनना है, मुझे ग्रेटनेस हासिल करवाना है, करना है, क्यों? फेवरेबल कंडीशन में ज्यादा गलतियां होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अगर सीखना चाहता हूं तो मैं जो करता हूं उसमें महारत हासिल किया हुआ कोई भी आदमी, कोई भी रिसोर्स है ही नहीं, तो मैं किससे सीखूं? ग्रेटनेस इतना क्यों सोचा जाता है? मुझे ग्रेट बनना है, मुझे ग्रेटनेस हासिल करवाना है, करना है, क्यों? इतना क्यों इसके बारे में बोला जाता है, सोचा जाता है? ये मेरा सवाल है। आपके व्यूज क्या है? देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट टू बी पेड टू बिकम अ ग्रेट पर्सन। ह्यूज कॉस्ट, and not everybody is willing to pay that cost. Everybody knows what cost could be, what cost is. Many start, many people initiate, but they stop in between because it is not easy to become a great person. So people who underinvest and overexpect are opposite to the greatness. People who overinvest and underexpect are the great people that we address them as a great personalities of country, of our region, of our family, or let's say globally. People who overinvest. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अंद्रे अगासी के जो पिताजी थे वो मैथ्स में बड़े माहिर थे। अंद्रे अगासी, आपको पता है अंद्रे अगासी कौन है, राइट? अंद्रे अगासी के जो पिताजी थे वो मैथ्स में बड़े माहिर थे। उनको टेनिस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन वो अंद्रे अगासी को बोलते हैं कि मैं तेरा मैथ्स लूँगा, मुझे टेनिस के बारे में पता नहीं। और अंद्रे अगासी को, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लॉन टेनिस, वो काफ़ी नफरत करते थे लॉन टेनिस से, क्योंकि पिताजी उन्हें, अगर किसी ने ओपन पढ़ी है, ओपन बुक पढ़ी है आपने? अगर किसी ने ओपन पढ़ी है तो वो रिलेट कर पाएंगे। उनके पिताजी ने उनको जबरदस्ती से लॉन टेनिस खिलवाया है। उनका पिताजी का मानना था, मुझे मैथ्स पता है, तू लॉन टेनिस सीख, मैं मैथ्स की मदद से तेरा लॉन टेनिस का एग्जाम, लॉन टेनिस का प्रैक्टिस, लॉन टेनिस का कोचिंग करूंगा। पिताजी कहते थे तू हर रोज 2500 टाइम्स सर्व करेगा। मैथ्स से उनका, वो कहते हैं 2500 टाइम्स तू सर्व करेगा हर रोज। उसके बाद दूसरे दिन 2500 टाइम्स सर्व तू करेगा, 2500 टाइम्स मैं तुझे बॉल डालूंगा और तू रिटर्न करेगा। सो 5000 स्ट्रोक्स अंद्रे अगासी उसके 7 साल से खेलता आया है। तो अंद्रे अगासी जब तक पहला ऐसा शख्स बना, अंद्रे अगासी की स्पेशलिटी क्या है पता है? उसे करियर ग्रैंड स्लैम मिला है। करियर ग्रैंड स्लैम पता है क्या है? Australian Open, French Open, US Open and Wimbledon. Wimbledon, perfect. And he also had one gold from Olympics in the same year. ये एक साल की कमाई है उसकी, जिसकी वजह से उसे करियर ग्रैंड स्लैम मिला है। ये अकेला मेल खिलाड़ी है जिसके हाथ में वो खिताब है करियर ग्रैंड स्लैम वाला। वो कहते हैं मैंने कभी इसके लिए ट्राई भी नहीं किया। पिताजी कहते हैं मैंने सिर्फ मैथ्स किया, 5000 स्ट्रोक्स डेली। तो उसने कोई राह नहीं छोड़ी, उन्हें ग्रेट बनना पड़ा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो ग्रेट बनने जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं था कि वो ग्रेट बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो फोकस था वो ओवर इन्वेस्टमेंट में था और अंडर एक्सपेक्टेशन में था। एंड ओवर इन्वेस्टमेंट मतलब मैं हर रोज इतना करूंगा और जितना मिलेगा वो मैं फोकस में रखूंगा ही नहीं, सिर्फ करता जाऊंगा। इसके लिए मैं कहता हूं अंडर एक्सपेक्टेशन, ओवर इन्वेस्टमेंट। ये पता चल रहा है अंडर एक्सपेक्टेशन और ओवर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या?
ये रिलेट हो रहा है? ओके, आप एक बॉक्स इमेजिन करो। वो बॉक्स आपके डेली कितने स्ट्रोक्स खेलते हो, उसमें कितने करेक्ट करते हो, वो करेक्टेड स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कितनी करते हो, उसे एक एक करेक्टेड स्ट्रोक्स में से एक एक पॉइंट उस बॉक्स में ऐड होता है। उस बॉक्स का नाम है ग्रैंड स्लैम। वो ग्रैंड स्लैम का बॉक्स तकरीबन 10 करोड़ स्ट्रोक्स आपसे एक्सपेक्ट करता है ताकि वो पूरा भर जाए। वो बॉक्स भरने के बाद आपको ग्रैंड स्लैम मिलता है, पहला ग्रैंड स्लैम। 10 करोड़ करेक्ट स्ट्रोक्स, 10 करोड़ करेक्ट स्ट्रोक्स, उसमें बैक हैंड अलग से 10 करोड़, सर्विस अलग से 10 करोड़, जो कोई फोरहैंड अलग से 10 करोड़। लेकिन अगर वो 40 करोड़ का बॉक्स भर जाता है, उसका नतीजा ऑटोमेटिकली आता है कि आपको ग्रैंड स्लैम मिलता है। ग्रैंड स्लैम के लिए अलग से तैयारी करनी नहीं पड़ेगी अगर वो बॉक्स भरने की सोचो हर रोज। जो अंद्रे अगासी के पिताजी ने कहा है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। पिताजी कहते हैं 10 करोड़, मुझे मैथ्स आता है, इसे लॉन टेनिस आता है। तो आपका मैथ्स आपको डिसाइड करना है कि आप कितने स्ट्रोक्स हर रोज डालोगे ताकि वो बैक बॉक्स भर जाए। इतनी सोफार। अब हम ग्रेटनेस का लक्षण देखें, हम ग्रेटनेस की डेफिनेशन देखते हैं। ग्रेटनेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह की जा सकती है। ग्रेटनेस इज अ डिफॉल्ट लाइफस्टाइल। डिफॉल्ट, अंडरलाइन डिफॉल्ट के लिए है। ग्रेटनेस इज अ डिफॉल्ट लाइफस्टाइल wherein standards you set for yourself are not compromised in any odd or favorable conditions. मैं आपको एक मेरा तजुर्बा बताता हूँ, मेरा एक अनुभव बताता हूँ। मैं जब भी मेरा कराटे में ब्लैक बेल्ट हुआ, मैं जब भी ब्लैक बेल्ट की प्रैक्टिस करता था तो मुझे लगता था कि मैं कराटे सीख रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं कराटे सीखता था मुझे बहुत अच्छी पोएम्स, बहुत अच्छी शायरी मतलब अंदर से आती थी जब मैं कराटे की प्रैक्टिस कर रहा था। तो मुझे बाद में पता चला कि मैं जब कराटे की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे जो फिजिक के ऊपर जो थकान के लेयर्स है, जो बोर्डम के लेयर्स है, वो जैसे जैसे गिरते जाते हैं कराटे की प्रैक्टिस की वजह से, तो अंदर की क्रिएटिविटी उभर कर आती है। तो मैं कराटे के प्रैक्टिस को कराटे के प्रैक्टिस का नाम ना देते हुए मैंने क्रिएटिविटी की शुरुआत इस नाम से कराटे के प्रैक्टिस को पुकारना चालू किया। क्रिएटिविटी की शुरुआत, इनिशिएटिंग क्रिएटिविटी। व्हाट एम आई डूइंग नाउ? इनिशिएटिंग क्रिएटिविटी। व्हाट एम आई डूइंग नाउ? इनिशिएटिंग द क्रिएटिविटी। व्हाट एम आई डूइंग नाउ? इनिशिएटिंग द क्रिएटिविटी। नाउ आई हैव not a single day in a week where I want to miss that initiation towards creativity. But that practice would have been my karate practice. Sunday मेरे लिए भी हॉलीडे था। तो मैंने किया कुछ इस तरह। मेरे लिए 7 दिन ये थे। पहला, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, प्री मंडे, मंडे। संडे गायब। प्री मंडे। प्री मंडे से होता क्या था, मैं जो सेट वापस मंडे को करने वाला हूं उसकी तैयारी का दिन है संडे। तो संडे आई एम नॉट अलाउड टू ईट गुलाब जामुन, आई एम नॉट अलाउड टू वॉच एनी गैजेट over the time that I have set for myself for entire week. Sunday is not an optional day for me. It is pre-Monday. I'm going to prepare for next day on this day. मतलब हम जब 8 घंटे सोते हैं ना, वो भी लॉन टेनिस की प्रैक्टिस है। सोने की वजह से खेल पाते हैं। तो हम सोने को, रेस्ट को, हाइजीन को मंडे से अलग नहीं निकाल सकते जो हम संडे को करेंगे। तो हम आज से संडे को प्री मंडे नाम से पुकारेंगे। मैंने वो एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि मैंने एक्टिविटी का नाम बदला तो एक्टिविटी का मीनिंग बदला, तो एक्टिविटी का इन्वेस्टमेंट बदला। मैंने उसे कराटे की प्रैक्टिस ना कहते हुए क्रिएटिविटी की इनिशिएशन कहा, तो इमीडिएटली मुझे उस कराटे के प्रैक्टिस से
ज्यादा प्यार होने लगा और पूरा रिजल्ट बदल गया, गेम बदल गया। तो मैं संडे को क्यों हॉलीडे कहूं? क्यों ना मैं मंडे का पहला दिन कहूं, फर्स्ट हाफ ऑफ मंडे। अब मुझे पता चलेगा संडे के दिन भी अगर मैं कुछ करता हूं तो क्या मेरे नेक्स्ट डे के, मेरे नेक्स्ट वीक के ऊपर बुरा असर गिरेगा। तो मैं संडे को भी उसका ध्यान रखूंगा कि नहीं करूंगा। उसके लिए मुझे नाम बदलना पड़ेगा। संडे ये फेवरेबल कंडीशन है बच्चों, लेकिन तभी भी अगर हमारे स्टैंडर्ड्स संडे के अलग और मंडे के अलग है तो उसे डबल स्टैंडर्ड कहा जाता है। और डबल स्टैंडर्ड ये गाली के बराबर है हमारे समाज में। एम आई राइट? वो डबल स्टैंडर्ड मैन है, वो डबल स्टैंडर्ड गर्ल है। सिंगल स्टैंडर्ड, अगर मैं ग्राउंड पे मंडे को 2 घंटे फिटनेस करता हूं तो संडे को फिटनेस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं अंद्रे अगासी की बायोग्राफी पढ़ूंगा, मैं निक या फिर पीट सैम्प्रास के कई सारे मैचेस को देखूंगा, क्योंकि ये प्री मंडे है। मंडे से क्या सुधारना है ये मुझे संडे वक्त देता है डिसाइड करने के लिए। और जो सुधारने का मौका मुझे पूरे वीक तक नहीं मिलता, सोचने का मौका मुझे पूरे हफ्ते तक नहीं मिलता, संडे मेरा सोचने का दिन है क्योंकि वो प्री मंडे है। Am I making sense? फेवरेबल कंडीशन में ज्यादा गलतियां होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक राजा, मुझे जापान में एक ऐसी स्टोरी बताई गई थी जब मैं जापान में काम कर रहा था बाइलिंगुअल कंसल्टेंट का। एक राजा एक फकीर के पास जाता है, ज़ेन फकीर के पास जाता है, और ज़ेन फकीर के पास जाकर कहता है, मुझे आपसे कुछ सीखना है। आप जो कीमत बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सीखना तो है ही। तो फकीर नीचे बैठा रहता है पानी की तरफ देखते हुए। उसके सामने कुछ नदी या नाला होता है, पानी की तरफ देखते हुए, मछलियां पकड़ते हुए। वो पानी की तरफ देखते ही पीछे राजा खड़ा है, उसे कहता है, नारियल का पेड़ दिख रहा है, चढ़ जाओ। अब वो नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है आपको पता है? तकरीबन जमीन से लेकर 5 मीटर तक वो ऊपर था। अब वो राजा नारियल के पेड़ पे चढ़ने लगा, क्योंकि उस फकीर ने कहा कि चढ़ो। वो चढ़ने लगा, आखिर तक उसकी जो ब्रांच थी उस ब्रांच तक कहा जाने के लिए कहा, इसलिए उस ब्रांच को लटके हुए बैठा है। अब वहां से राजा कभी भी गिर सकता है, इतना ऊंचाई पर है। दूसरी बात, उस फकीर का ध्यान नहीं है, पानी की तरफ ध्यान है। अब राजा को कहता है, पहुंच गया, उसका ध्यान पानी की तरफ। राजा को कहता है, अभी उतर धीरे धीरे। राजा धीरे धीरे उतरने लगा। अब राजा जमीन से 5 फीट की दूरी पर है। तब यह फकीर उठता है और राजा की तरफ दौड़कर जाके कहता है, संभल कर उतरना। राजा संभल कर उतर भी जाता है, लेकिन गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, फकीर तुझे मैंने इतना ग्रेट समझा था, मैं जब ऊपर था, मैं जब चोटी पे था, तब नहीं कहा तूने संभल कर उतरना। 5 फीट दूरी पे था, जमीन से 5 फीट ऊपर था, जब कुछ बुरा नहीं हो सकता तभी तूने कहा कि संभल कर उतरना। तो वो फकीर जो बात कहता है वो इतनी फतेह की है। वो कहता है, जब तुझे नहीं लगता गलती होने की गुंजाइश है, गलती होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। जब तुझे नहीं लगता तू नहीं गिरेगा, तभी गिरेगा। ऊपर चोटी पर अगर तू है तो दोनों हाथ, दोनों पैरों से तू इतना पक्का पकड़ेगा पेड़ को कि तू नहीं गिरेगा। पता है मुझे, क्योंकि वहां पे तुझे ही पता है तू गिरेगा। गिरने की संभावना तभी होती है जब तुझे लगता है तू नहीं गिरेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा क्या? किसी भी फेवरेबल कंडीशंस में अगर हमारे स्टैंडर्ड्स
वही रहे। संडे जो है वो फेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए। मंडे जो है स्कूल के बाद प्रैक्टिस जाना, प्रैक्टिस के बाद घर आना, घर आने के बाद किसी भी एक दोस्त का बर्थडे है जहाँ पे हमें इनवाइट किया गया है, वहाँ पे केक, वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक रखा है और सर ने कहा है कि ऐसे कुछ भी जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाना, दूसरे दिन के परफॉर्मेंस पे असर होता है। तो अब ये ऑड कंडीशन है। दोस्त को कहोगे मैं केक नहीं खाऊंगा, मैं जंक नहीं खाऊंगा, मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगा, बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, ये ऑड कंडीशन है। लेकिन संडे को घर में रहने के बाद जो फेवरेबल कंडीशन है, क्या कभी आपको ऐसा ऑफर होता है कि मम्मी पापा ही बोलते हैं, मम्मी पापा अब आप स्पोर्ट्स स्टार हो, स्पोर्ट्स स्टार बिहाइंड द कर्टन्स कौन है? मम्मी पापा। आप कर्टन पे आने वाले हो, आप स्क्रीन पे आने वाले हो, बिहाइंड द कर्टन कौन है? मम्मी पापा। मम्मी पापा ही बोलते हैं आपको अरे रसमलाई खा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये जो विश्वास है तभी गलती होने की संभावना है। वाकई में कुछ नहीं होता, वाकई में कुछ नहीं होता एक रसमलाई एक बार खाने से। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि तूने तेरे साथ कमिटमेंट की थी कि तू कुछ भी मीठा नहीं खाएगा, तू मीठा इतना ही खाएगा जितना कोटा तेरा दिन का पूरा हो चुका है, और वो कमिटमेंट तूने तोड़ दी। तो तू तुझसे सीरियसली बात नहीं करता, तू तुझे खुद को सीरियसली नहीं लेता। अब तुझे चाहिए ग्रैंड स्लैम तक पहुंचना, लेकिन तू तुझे सीरियसली नहीं लेता, तो तुझे क्या चाहिए वो कम इंपॉर्टेंट होने लगा। तूने डिसाइड किया था रसमलाई नहीं खानी, तूने डिसाइड किया था मीठा इतना ही खाना, अब मम्मी पापा ने कहा इसलिए वो तू तोड़ रहा है। लेकिन तेरा सेल्फ स्टीम गिर गया, तुझे कम अच्छा लगने लगा। क्यों? तूने जो कमिटमेंट की थी तूने तोड़ दी। अब तू कमिट कर रहा है मैं ग्रैंड स्लैम जीतूंगा, वो कमिटमेंट भी सीरियसली ना लेने का ट्रेनिंग ब्रेन को तूने दिया है रसमलाई खाकर। हाउ माइंड डज एनीथिंग इज हाउ माइंड डज एवरीथिंग। रसमलाई से लिमिटेड वहां तक ही वो बात नहीं रहती। तूने जो कहा तू करेगा, तू नहीं करता। अब तू कह रहा है तुझे ग्रैंड स्लैम के लिए तैयार होना है, माइंड तुझे तैयार होने नहीं देगा, क्योंकि ट्रेनिंग भी तूने दी है तुझे सीरियसली ना लेने की। कब? जब रसमलाई खाई थी। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? Yes, sir. 200%. ऑड कंडीशंस, जब दोस्त फोर्स करेंगे पार्टी में, तब भी हमारे स्टैंडर्ड्स वही रहने चाहिए। संडे हो, शादी हो, या फिर कभी कभी हो सकता है घर में कुछ फंक्शन है, आप ही होस्ट हो, आप ही ने बुलाया है, तो आप जिसको फोर्स करके खिलवा रहे हो वो कहेंगे आप नहीं खाते, मुझे ही फोर्स किए जा रहे हो। ऑड कंडीशंस। हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, जो स्टैंडर्ड किसी भी फेवरेबल या ऑड कंडीशंस में नहीं बदलते, और वही बरकरार रखते हुए स्टैंडर्ड्स हम इंक्रीज करते चले जाते हैं। क्या आपको पता है डेली इंडिया में डेली वेजेस का अमाउंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किसी के पिताजी या माँ जी है? So 150 to 200 per day we need to pay as minimum wages, as government has decided everyone has right to get paid at least this much. तो होता यह है कि सब लोग इकट्ठा आके प्रोटेस्ट करते हैं कि ये मिनिमम जो डेली वेजेस की अमाउंट है वो बढ़ानी चाहिए, वो 200 होनी चाहिए, वो 250 होनी चाहिए, वो 300 होनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं मैं समझता हूं, लेकिन इस वेबिनार में जो ग्रेटनेस की बात हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। 150 ये लैडर का पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप 200 है, तीसरा स्टेप 250 है, तीसरा स्टेप 300 है, चौथा स्टेप 500 है, छठा स्टेप 10,000 है,
प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप लाइफ टाइम के लिए 150 में रहना चाहोगे। झगड़ा तब होगा जब स्टैंडर्ड आपका, आप श्योर हो आपने स्टैंडर्ड जो बचपन में सेट किया था। बचपन में क्या सेट किया था आपने स्टैंडर्ड? कि मैं चौथी कक्षा तक पहला नंबर लाऊंगा। अब आपके लाइफ में स्टैंडर्ड बदल गया है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी प्रायोरिटी लॉन टेनिस हो चुकी है। अब आपका स्टैंडर्ड क्या है? जो आपने स्टैंडर्ड रखा है उसे किसी भी हालात में ना बदलते हुए आगे निकल जाना, आगे चलते हुए जाना और स्टैंडर्ड को रिवाइज और अपग्रेड करते रहना, और वो अपग्रेडेड स्टैंडर्ड भी ना बदलना, यह है ग्रेटनेस की डेफिनेशन। गांधी जी ने, क्या गांधी जी ग्रेट लीडर थे? मैं पॉलिटिकली नहीं कह रहा हूं, लीडर ग्रेट थे। अगर आप मानते हो गांधी जी ग्रेट थे, तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड उनके लिए रखे, उन्होंने स्टैंडर्ड रखे कि अगर मेरा भारत इतना गरीब देश है तो मैं सिर्फ मतलब वो जो नीचे पहनते, क्या कहते हैं आप, पंचा ही कहते हो ना, पंचा पहन के घूमेंगे। वो स्टैंडर्ड उन्होंने सर्दी में भी नहीं बदला, बारिश में भी नहीं बदला, समर में भी नहीं बदला, अंग्रेज सामने हो तो भी नहीं बदला, अगर सामने लेडीज ऑडियंस हो तो भी नहीं बदला। इसीलिए हम उन्हें ग्रेट कहते हैं। पंचा पहनते इसीलिए नहीं, वो जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो बदलते नहीं है। अगर मैं हर रोज 25,000 स्ट्रोक्स मारूंगा, ये आंद्रे अगासी ने सेट किया, वो बदलता नहीं है। ग्रेटनेस फेवरेबल कंडीशन में और ऑड कंडीशन में हमारे अंदर बदलाव लाने के लिए आप खुद को अनुमति नहीं देते, तभी ग्रेटनेस के तरफ एक कदम आगे बढ़ते हो हर रोज। हम कुछ ऐसे शख्सियत को देखते हैं जिन्होंने ग्रेटनेस हासिल किया है। आंद्रे अगासी के बारे में हमने देखा। इनको जानते हो, ढोंडो केशव कर्वे जी को? ये भारत रत्न है, ये डॉक्टर है, ढोंडो केशव कर्वे। इन्होंने भारत में अगर कोई बेवा है जिनके पति मर गए, तो इन्होंने वापस उनको शादी की अनुमति होनी चाहिए इसके लिए, या फिर हर एक लड़की को एजुकेशन के लिए उनको एजुकेशन दिया जाना चाहिए जैसे मेल को दिया जाता है। उसके लिए जो आज आपकी माँ, आप खुद लड़की हो तो आप, आपकी मौसी, आपके पिताजी की बहन अगर वो पढ़ी लिखी है, तो इनके पायनियर जो कोई इंडिया में है उनमें से ये एक है, ढोंडो केशव कर्वे जी। उन दिनों लड़कियों को पढ़ाने की मांग करना, ये लगभग उस तरह की मांग है कि अगर आपको मैं कहूं पूरे इंडिया में हर एक यूथ को कहो आज से इंटरनेट ना यूज करना, हर एक बच्चे को विदाउट इंटरनेट रहने की आप मांग करो और एग्जीक्यूट करके दिखाओ, वो कितना डिफिकल्ट है इनटू 100। उतना डिफिकल्ट था उस वक्त लड़कियों को पढ़ाना। बहुत लोगों ने मारने की कोशिश की इनको। वो 104 साल तक जिंदा रहे। जब वो 100 बर्थडे था उनका, तब उनको भारत रत्न मिला। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कर, मैं खुद मेल हूं फिर भी मेरा स्टैंडर्ड है फीमेल्स को, मेल का जो हक है वो उनको भी मिलना चाहिए। सीखने का हक है, दोबारा शादी करने का हक है, उसके बाद रिस्पेक्ट समाज से जो पाना चाहिए वो ढोंडो केशव कर्वे वुमेन को, फीमेल को, गर्ल को देना चाहते थे और उन्होंने दे कर रखा। एसएनडीटी पता है आपको? एसएनडीटी कॉलेज पता है? उनके फाउंडर है ये। क्यों वो एसएनडीटी गर्ल यूनिवर्सिटी क्यों है? क्योंकि उनके फाउंडर है ढोंडो केशव कर्वे जी। अंग्रेजों के जमाने से वो लड़ते आए हैं। आज अगर कोई भी लड़की, माँ आपकी बहन पढ़ पा रही है तो इनकी वजह से, क्योंकि ग्रेटनेस कूट के भरा था। कभी कभी सोच सकते थे कि मैं खुद मेल हूं
लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं। मैं क्यों फीमेल के लिए, गर्ल के लिए, जो मैं हुई नहीं उनके लिए मैं क्यों काम करूं? उन्होंने शादी भी तो की थी, तो बेवा से की थी, जो जिनके पति गुजर चुके थे। उन्होंने पहली शादी में उनसे की जिनके पति गुजर चुके थे। लेकिन नहीं, मुझे मेरी शादी की बात आई तो भी मैं बेवा से करूंगा, क्योंकि मैं डबल स्टैंडर्ड हूं नहीं, एक ही स्टैंडर्ड है। बेवा को दूसरी शादी करने की अनुमति चाहिए, तो मैं खुद से शुरुआत करूंगा। ग्रेटनेस विथ मी। बाबा आमटे, बाबा आमटे जमींदार के बेटे हैं, काफी अमीरी थी, लेकिन आपको कुष्ठ रोग पता है? लेप्रोसी पता है? जिस स्किन डिसीज है, जिस स्किन डिसीज में आपके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, कट जाते हैं, और आपके स्किन से एक बहुत गंदी सी बू आने लगती है। तो सोसाइटी में एक्सेप्ट ना करने किया जाने वाला एक ऐसा डिसीज है जिनके लिए इन्होंने सबसे पहले काम शुरू किया। उनको सोसाइटी में अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है तो मैं उनका ख्याल रखूंगा शहर के बाहर जाकर। और उन्होंने बीवी भी ऐसी ही चुनी जो इस काम के लिए रेडी है, सिंगल स्टैंडर्ड। उनके पिताजी खुद जमींदार थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। ये खुद लॉयर थे, लॉयर का अच्छा खासा प्रैक्टिस चल रहा था, लेकिन वो छोड़ के समाज सेवा में आ गए। हर्षा भोगले पता है? हर्षा भोगले ये कमेंटेटर है जिन्होंने खुद ने क्रिकेट कम खेली है, लेकिन क्रिकेट के बारे में जानकारी हर एक इंच की रखते हैं। पूरे ग्राउंड में कहाँ कहाँ बॉल जाता है, वहाँ पे बॉल जाने के बाद उस फील्ड को क्या कहते हैं, सबके रिकॉर्ड्स क्या है, रिकॉर्ड ब्रेक किसने किए, हर बैट्समैन का यूएसपी क्या है, हर बॉलर का यूएसपी क्या है। हर्षा भोगले ने एक बात कही थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। वो कहते हैं, जब वो ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप को कवर करने गए थे, ऑस्ट्रेलिया सिडनी, वहाँ पे जाने के बाद उन्हें पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो को ये पता ही नहीं कि उनका एक आदमी ऑस्ट्रेलिया वो मैच कवर करने के लिए गया है। तो पैसे मिलने की बात ही नहीं थी। पैसे कैसे मिलते थे? वो ऑस्ट्रेलिया में 2 अखबार के लिए कॉलम लिखते थे। वो कॉलम लिखने के लिए उस क्रिकेटर्स किसी भी क्रिकेटर के साथ 15 मिनट्स मिलते थे मैच पूरी होने के बाद। वो 15 मिनट्स में जो सवाल पूछते थे, जो जवाब उन्हें मिलते थे, उससे वो कॉलम बनता था, और उससे उन्हें जो रुपए मिलते थे, उससे उन्हें जो डॉलर्स मिलते थे, उससे वो गुजारा करते थे ऑस्ट्रेलिया में रहने का। सैलरी नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा, मैं जो कर रहा हूं वहां पर मेरे साथ और कोई नहीं कर रहा, किसी भी अलग देश से ये करने वाला आदमी नहीं है जो मैं कर रहा हूं। तो मैंने वहां पे एक कैमरामैन था, उससे बात करना चालू किया। वो कैमरामैन कहता है, उस वक्त कैमरा मतलब तकरीबन 150 किलो का कैमरा होता था। वो खिलाना, उसके लिए ताकत भी लगती थी और टाइमिंग भी लगता था, क्योंकि एक कैमरा पूरी मैच कवर करता था। तो वो आदमी कहता है कि मैंने आज तक एक भी रन आउट मिस नहीं किया। तो वो कहते हैं, अगर ये रन आउट मिस नहीं करता तो इससे मैं क्या सीख सकता हूं? क्योंकि मैं अगर सीखना चाहता हूं तो मैं जो करता हूं उसमें महारत हासिल किया हुआ कोई भी आदमी, कोई भी रिसोर्स है ही नहीं, तो मैं किससे सीखूं? तो मैं दूसरे फील्ड के लोगों से, उनकी परफेक्शन से कुछ सीखना चालू करूंगा। तो इन्होंने जो कहा, मैंने आज तक एक भी रन आउट मिस नहीं किया, तो ये कैमरामैन है, दूसरा क्रिकेटर है। इनको क्रिकेट के बारे में पता नहीं, कैमरे के बारे में पता है, मुझे कमेंट्री के बारे में पता है। तो उन्होंने कहा, जब भी मैं इमरान खान की और सुनील गावस्कर की मुलाकात या फिर इंटरव्यू लेता था, तो मुझे पूछा जाता था इनडायरेक्टली, तू मेरी इंटरव्यू ले रहा है, तू पैसा कमा रहा है, लेकिन क्रिकेट हमने ज़्यादा खेली है, तू क्रिकेट के बारे में कुछ मत बोल। तो उन्होंने उस कैमरामैन के बारे में सोचा, और वो जो नुस्खा है, कैमरामैन ने बताया कि मैं कैमरामैन हूँ, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। वो सोचते हैं हर्षा भोगले जी कि मैं कमेंटेटर हूं, मैं क्रिकेटर नहीं हूं। मेरा काम ये नहीं है कि मुझे क्रिकेट कितनी पता है ये कहना, मेरा काम ये है सुनील गावस्कर, इमरान खान, सिद्धू को क्रिकेट जितनी पता है वो बाहर निकलवाना, सवाल पूछकर। तो ये चुप रहने लगे और सवाल ज्यादा पूछने लगे, ताकि वो ज्यादा बोले और उस
हर एक क्रिकेटर के मन में ये हर्षा भोगले का रिस्पेक्ट बढ़ गया, उनको इनविटेशन ज़्यादा आने लगे। पहले वो क्या करते थे, पहले मुझे भी क्रिकेट पता है, मुझे भी कमेंट्री आती है, ये कहना चाहते थे ताकि उनको ज़्यादा इनविटेशंस मिले। अब उन्होंने क्या किया, मैंने दूसरों को सवाल पूछकर बोलवाना है, उनके मन से जो बात निकलवानी है वो निकलवाना मेरा काम है। क्रिकेट की जानकारी मेरा काम नहीं है। तब वो ग्रेट कमेंटेटर बने। वो हर्षा भोगले की कमेंट्री अगर आप सुनते हो, वो हमेशा सवाल पूछते हैं को कमेंटेटर को, वो खुद बोलते नहीं चले जाते। ग्रेटनेस तब आता है कि आपको अगर सीखना है तो नो एक्सक्यूजेस। उन्होंने एक्सक्यूज नहीं, उनके फेवरेबल ऑड कंडीशंस में भी उन्होंने ये सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ उसके ऊपर कोई नहीं है जिससे मैं सीखूं, तो दूसरे फील्ड में महारत हासिल किए गए शख्सियत से मैं सीख सकता हूं। मेकिंग सेंस? क्योंकि ग्रेटनेस ये लाइफस्टाइल है, ये डिफॉल्ट लाइफस्टाइल है। और ग्रेटनेस ये डिफॉल्ट लाइफस्टाइल जब हम सीखते हैं जीना, तो हम हमारे लाइफ में से एक फ्रंट पे वो डिस्प्ले या एग्जिबिट करते हैं। हम ग्रेट होते हैं, जैसे कि मोहम्मद अली के बारे में कहा जाता है। मोहम्मद अली के एक अपोनेंट को पूछा गया, मोहम्मद अली क्या आपसे अच्छा बॉक्सर था? तो वो सवाल सुन के थोड़ा नाराज हो गया वो अपोनेंट। वो कह रहा है कि मोहम्मद अली was a great man and then he was a great boxer, but first he was a great man to be with. आप ग्रेटनेस हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेट पर्सन बनना पड़ेगा, फिर आप लॉन टेनिस ग्रेट तरीके से खेलोगे। अगर आप दिन में उठकर, सुबह उठकर जिस कवर को आपने यूज किया था पूरा बदन ढकने के लिए, क्योंकि आपको सर्दी लग रही थी रात भर, उस कवर को आपने घड़ी करके वापस जगह पर नहीं रखा, तो लॉन टेनिस में ये रिफ्लेक्ट होता है कि आप हर छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते और छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स आप करने लगते हो। ये ट्रेनिंग कब मिला? जब आपने कवर को फोल्ड करके वापस जगह पे नहीं रखा। मोजार्ट, ग्रेट म्यूजिशियन, वो जब 7 साल के थे और पियानो मास्टर के पास चले गए, तो पियानो मास्टर हक्का बक्का रह गया कि आपको इतना म्यूजिक कैसे आता है 7 साल के होने के बावजूद भी? यू आर अ गिफ्टेड पर्सन, यू आर अ गिफ्टेड चाइल्ड। तो उनके पिताजी ने उन्होंने बोला वो गिफ्टेड नहीं है, वो आपके यहाँ पे आने से पहले 2700 घंटे पियानो बजा चुके हैं। 3 साल के थे जब पहली बार पियानो मोजार्ट ने बजाया था। ग्रेटनेस इज लर्नेबल, क्योंकि हमें लोगों की ग्लोरी पता है, हमें लोगों की स्टोरी नहीं पता। एवरीवन नोज देयर ग्लोरी, नो वन नोज देयर स्टोरी। व्हाट गोज बिहाइंड किसी को नहीं पता। ग्रेटनेस के बाद आपको एक ही चीज दिखाई देती है कि ग्रेटनेस हासिल करने के बाद अगला ग्रेटनेस ये होता है कि सस्टेन करवाना। रतन टाटा ये ग्रेट इसीलिए नहीं क्योंकि वो बिजनेसमैन है, इसीलिए क्योंकि जब उनका ग्रेटनेस कब दिखाई देता है, जब 26/11 हुआ, तो 26/11 में ताज में जो गोलाबारी हुई, वहाँ पे जो जख्मी थे उनका तो पूरी तरह से ख्याल तो रखा गया। उनके लाइफ टाइम की जो सैलरी थी हर एम्प्लॉय को, वो तो दी गई, लेकिन बाकी जगह पे जहाँ जहाँ बॉम्ब स्फोट्स हुए, वहाँ पे जो मरे, वहाँ पे जिन्होंने जान गंवाई, वो पुलिस या फिर सिविलियंस, उनके लाइफ में भी ताज या टाटा के साथ कुछ भी ताल्लुकात ना होने की बावजूद भी उनके घर में भी कॉम्पनसेशन पहुंचा है। जो पुलिस, जो सिविलियन मर गए, उनके घर में भी पैसा पहुंचा है, क्योंकि ये ग्रेट आदमी है, देश के लिए कुछ करना चाहता हूं थ्रू बिजनेस, तो थ्रू बिजनेस, लेकिन देश को अगर ज़रूरत है तो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, तभी भी मैं सब देशवासियों को करूंगा, सिर्फ ताज के एम्प्लॉयज़ को नहीं। विथ मी